Okay, so good evening, students. This is the last part of the evolution, that is the origin and evolution of man. Okay. तो इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, है ना। न्यूज में आता है, पेपर में आता है, मैगजीन्स में आता है ना। तो हर कोई अलग अलग वे से इनके बारे में बात करता है। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिलियन ईयर्स एगो। अब 15 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमंस आए, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। प्राइमेट्स, ये वर्ड है यहाँ पे, प्राइमेट्स, है ना। कॉल्ड ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस वेर एग्जिस्टिंग। अब हम कहते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस के, मतलब होमो सेपियंस के। याद रखो, ये इनके नाम है साइंटिफिक, मतलब दे आर नॉट होमोस, दे आर दी one is a Dryopithecus, one is a Ramapithecus. They are existing. Now they were hairy. जैसे कि आजकल हम गोरिल्ला वगैरह हम लोग देखते हैं, चिंपैंजीज देखते हैं, वैसे ही। And walked like a gorillas and chimpanzees. ठीक है, तो उनके जैसे ही वो चलते थे। मतलब अगर आप नोटिस करो तो उनके हाथ थोड़े बड़े होते हैं और पैर छोटे। देखा ना आपने, नोटिस किया कभी? अभी आप गोरिल्लास चिंपैंजी को देखो तो उनके आपको जो हाथ होते हैं ना, 4 limbs, वो बहुत लंबे होते हैं as compared to their 4 hand limbs, ठीक है। Now Ramapithecus was more man-like while Dryopithecus was more ape-like. तो मतलब देखो, यहाँ पे हमें वो इंडिकेट कर रहा है एनसीईआरटी कि पहले ड्रायोपिथिकस देन रामापिथिकस, बिकॉज रामापिथिकस इज मोर ह्यूमन लाइक। ओके, नाउ few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. अब ये जो कुछ कंट्रीज है, इनके नाम यहाँ पे लिए गए हैं। तो ये एक इमेज यहाँ पे बेटा हमारे सामने दी गई है, देख सकते हो आप लोग। ये 7.11, a comparison of the skulls of adult modern human being, baby chimpanzee and adult chimpanzee. The skull of baby chimpanzee is more like an adult human skull than the adult chimpanzee skull. यहाँ पे आप ये नोटिस करो क्या कह रहा है वो। बेबी चिंपैंजी एंड अडल्ट चिंपैंजी, इनके स्कल दिए गए। दिस इज अ बेबी चिंपैंजी, दिस इज एन अडल्ट चिंपैंजी। तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो बेबी चिंपैंजी है उसका स्कल ह्यूमन के जो स्कल से बिल्कुल मैच करता है एज कंपेयर टू द अडल्ट चिंपैंजी, ठीक है। अ कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ द अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजी एंड अडल्ट चिंपैंजी, है ना, तीनों का उन्होंने कंपैरिजन दिया है। अब उसमें क्या कह रहा है वो, द स्कल ऑफ द बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन द अडल्ट चिंपैंजी स्कल। अजीब सी बात है ना। तो किस तरह से एक्सटेंड होता है, डेवलप होता है, ये वो हमें समझा रहे हैं। नाउ सी these revealed hominid features leading to the belief that, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ईयर्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो, क्योंकि जो भी करेंगे वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब आप कोई जनरल नॉलेज की बुक उठा करके वहां से इवोल्यूशन पढ़ोगे तो क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, ईयर्स वगैरह में। नाउ क्योंकि ये सब हाइपोथेसिस पे ही बिलीव करते हैं, ठीक है। सो दीज रिवील्ड द होमिनिड फीचर, देखो ये होमिनिड है फीचर लीडिंग टू द बिलीफ दैट अबाउट 3 to 4 million years ago man like primates walked in ईस्टर्न अफ्रीका। अब आप नोटिस करो, ये जो ईयर दिया है ना, मतलब 3 to 4 million years ago, और यहाँ पे आपको आता है बेटा 15 million years ago। मतलब ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस को ह्यूमन लाइक, मतलब होमिड जैसे पूरा बनने के लिए, मतलब अगर आप देखोगे तो कितने साल लग गए। लगभग हम लोग कंसिडर करें कि 10 to, है ना, 12 मिलियन ईयर्स है ना, लग गए वो ट्रांजिशन में, ठीक है। सो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। हाँ बोलिए सर। होमिनिड मतलब? हाँ, उस पे आएंगे, अभी उसी पे आएंगे, ठीक है। होमिनिड का क्या मतलब है, यस। तो हम लोग इसको समझने के लिए हम उसका जो आखिरी में जाएंगे ना, हम तो लास्ट में, तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं।
अब ये चीज हमारे एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग वर्ल्ड नाम का चैप्टर है ना 11th स्टैंडर्ड का, है ना, उसमें यस। हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन देख ही लेते हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये सब देखेंगे। सिर्फ हम अभी वो पॉइंट देख रहे हैं कि एक्चुअली एनसीईआरटी क्या लिखना चाहती है, ठीक है। सो क्या एक्सक्लूजन पार्ट, तो यहाँ पे मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। होमिनिड डेफिनेटली बेटा उसका एक क्लासिफिकेशन है, विल अंडरस्टैंड दिस। सो दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट। अब देखो ये तो है ही, एप्स जो होते हैं, है ना, हम लोग देखते हैं अभी जो बहुत सारे हैं, वो ज्यादा ऊंचे होते नहीं, हाइट उनकी होती नहीं है। अब हम लोग तो मूवीज बना चुके, किंग कॉन्ग और ये और वो, है ना, सो ह्यूज साइज ऐसा हम लोग दिखाते हैं, बट इट्स नॉट दैट मच एक्चुअली। वैसे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे कम आपको देखने को मिलेंगे। नाउ देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो अपराइट वॉक करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होमिनीड का कैरेक्टर होता है, मतलब ह्यूमन लाइक, ठीक है, तो ह्यूमन लाइक कैरेक्टर है कि हाँ यार अपराइट वॉक कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे अब नोटिस करो फिर से, 2 million years ago Australopithecines probably lived in the East African grasslands, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस तरह से बात कर रहे हो, ठीक है। एविडेंस शोज दे हंटेड, देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हंटिंग करता था विद द स्टोन वेपन्स, बट एसेंशियली एट एट फ्रूट, तो वो एक्चुअली फ्रूट्स खाते थे, बट हंटिंग भी करते थे स्टोन वेपन से। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वेयर डिफरेंट, ठीक है। तो आप देखोगे तो मतलब उनके जो बोन्स है और आज हमारे बोन्स है, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस, ठीक है, आपको देखने को मिलता है इन द एस्ट्रालोपिथिकस एंड इन ह्यूमंस। सो दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग दी, देखो फिर से वर्ड आया है, फिर से अंडरलाइन किया, ये पहले अंडरलाइन किया था मैंने होमिनिड, अभी फिर से आया होमिनिड, बीइंग द होमिनिड, एंड वाज कॉल्ड एज द होमो हैबिलिस। नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है, ये चीज हो गया बेटा। अभी होमो हैबिलिस ये वर्ड आता है, ठीक है। सो होमो क्या मतलब है भाई, इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम लोग होमोलॉजी, होमोस्पोरस, होमोजिनस ये सब यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली बेटा होमो ये जो शब्द है, ये वर्ड है, ये अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि हमारे जैसा कौन था, सेम लाइक मी, हेलो, इजंट इट, है ना, हमारे जैसा कौन था। तो फिर उसी से ये वर्ड आया कि हाँ होमो, सिमिलर टू द ह्यूमन बीइंग्स। Anyway, so Homo habilis, the brain capacities were between 650 to 800 cc. ये दिया है होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस जो हैबिटेट मतलब रहना, घर बनाना, ये सब कुछ कर सकते थे। तो ब्रेन कैपेसिटीज वेर बिटवीन 650 टू 800 सीसी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट द मीट। अब ये कहा जाता है कि वो मीट नहीं कंज्यूम करते थे, ठीक है, वो फ्रूट्स ही ज्यादा खाते थे, ठीक है। Fossils discovered in Java in 1891 revealed the next stage, that is the Homo erectus. Now यहाँ पे देखो हमें सीक्वेंस बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब ट्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद में होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद में उन्होंने सीधा जंप किया है होमो इरेक्टस। अब आप ये बोलोगे कि सर इतने ही हैं, तो इतने ही नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ, लाइन है पूरी, ठीक है, अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स ago. Now Homo erectus had a large brain around 900 cc. अब एक चीज नोटिस करना कि जो ब्रेन का वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जा रहा है, हाँ सी। अब हम ये भी नोटिस करें कि इंटेलिजेंस ऑलवेज हैव द, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी विद द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और नंबर ऑफ एक्टिव सिनेप्सिस, ठीक है। तो या गायरीज सल्कीज जितने हो सकते, देखो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा ब्रेन का, उतना गायरीज सल्कीज बढ़ेंगे, उतने सिनेप्सिस बढ़ेंगे, उतना ही इंटेलिजेंस बढ़ेगा, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक, हेलो, इजंट इट, ये क्लियरली समझो आप, है ना। अब देखते हैं आगे, आगे वो क्या लिखते हैं कि होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है।
आप होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच का डिफरेंस देखो, वो कह रहे कि होमो हैबिलिस मीट नहीं खाता था और होमो इरेक्टस प्रोबेबली मीट खाता था, प्रोबेबली, नॉट सर्टन, ठीक है। नाउ इसके बाद में वो डायरेक्ट बात करते हैं द निएंडरथल मैन, दिस इज अ निएंडरथल मैन विद अ ब्रेन साइज, नाउ दिस इज वेरी इंप्रेसिव, द निएंडरथल मैन विद अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी, देखो ह्यूज, lived near the east and central Asia between, है ना, ये आप गिन सकते हो है ना, 1 लाख to 40,000 years back। अब ये बहुत पहले का समय हुआ क्या? नहीं, 1 लाख और 40,000 ईयर्स, मतलब जितना एवोल्यूशन का हम लोग, जब हम 3.5 बिलियन ईयर्स से, है ना, वहां से बेटा यहाँ पे कहाँ तक आए हम लोग, तो 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक, मतलब कुछ होता ही नहीं। नाउ दे यूज्ड हाइड्स, ये पहला है कि वो हाइड्स यूज करते थे, मतलब स्किन से बने हुए कपड़े जैसी चीज, टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड, मतलब इमोशनल चीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। निएंडरथल, ठीक है। होमो सैपियंस, ये सबसे क्या बोलते हैं, है ना, मोस्ट हैपनिंग, मोस्ट प्रॉमिसिंग। कहा जाता है कि निएंडरथल और होमो सैपियंस एक ही समय में थे और इनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत ज्यादा, और दोनों ही शार्प थे। बट सर क्योंकि कौन होमो से दो? सैपियंस, क्या बेटा, होमो, ये जो निएंडरथल है ना, ये निएंडरथल एंड होमो सैपियंस, इनके बीच में, ठीक है। सो इनको हम लोग कहते हैं होमो निएंडरथेलेंसिस, ठीक है। हम अब जो है, जो भी बचे हुए हम लोग सब होमो सैपियंस है। एनीवे, सो होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका and moved across the continents and developed into distinct races, अलग अलग रेसेस में वो डेवलप हो गए। अब जहां पे रहने लगे वहां वहां पे वैसे उनका स्किन टोन, वैसा उसका अरेंजमेंट, वैसा सब हुआ। सो ड्यूरिंग आइस एज, नाउ यहाँ पे देखो, बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करो यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10, बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है ना। एगो मॉडर्न होमोसैपियंस अरोज, मतलब अगर हम सही में बिलीव करें तो हमारा एग्जिस्टेंस, मतलब जो होमोसैपियंस का इवोल्यूशनरी एग्जिस्टेंस है, वो बहुत पुराना नहीं है, दैट इज नॉट दैट मच ओल्ड, ठीक है। नाउ देखो, मतलब एज कम्पेयर टू द इवोल्यूशन हम कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि आप मान लो इवोल्यूशन अगर 24 आवर्स में गिना जाए तो हम लोग लास्ट मिनट में पैदा हुए, 24 और खत्म होने वाला है, तब होमोसैपियंस आए। हेलो, अब देखो ना ड्यूरेशन के हिसाब से, है ना, तो मतलब अर्थ के ऊपर, है ना, हम लोग 23 आवर्स और 50 मिनट तक तो है ही नहीं, मान लिया आखिरी 10 मिनट में आए हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। नाउ prehistoric cave art developed about 18,000 years ago, तो अब हम कार्बन डेटिंग कर चुके हैं, तो हमें केव आर्ट देखने को मिलते हैं जिनका एक्चुअली एज लगभग 18,000 ईयर्स एगो है, लगभग 18,000 साल पहले केव आर्ट्स बनाए गए थे, ठीक है। वो चीजें, मतलब इतनी पुरानी चीजें हमें मिली है, इससे भी पुरानी बातें मिली है। वन सच पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस can be seen at the Bhimbetka rock shelter in the Raisen district of the Madhya Pradesh, ठीक है। इवन इंडिया में बेटा ये इस तरह के हम लोग को चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक, 10,000 साल पहले लोगों ने खेती करना शुरू किया, सीखा। इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, तो इसीलिए जहां पे भी नदियां थी, जहां पे भी, है ना, पानी था, वो था, वहां पे बेटा ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ उन्होंने बड़ा ही इमोशनल चीज दिया है, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशंस। तो आप जानते हो बहुत सारे एम्पायर, बहुत सारे सिविलाइजेशंस आप देख सकते हो, उनके अवशेष देखते हो, है ना।
बिल्कुल आपको देखने को मिलते हैं, खोद के निकाले हैं बिल्कुल। और कांस्य युग जो बोला जाता है ना, कॉपर एज जिसको हम लोग कहते हैं। तो कॉपर से बने हुए वेपन्स, कॉपर से बना हुआ, मतलब कॉपर की डिस्कवरी हुई, उसको यूज किया गया। मतलब पहले स्टोन यूज करते थे, फिर कॉपर यूज करते थे, लाइक दैट द थिंग्स हैपेंड। ऐसे बेटा चीजें हुई है। अब इससे हमें देखो, एनसीईआरटी को पढ़ने से मतलब इतनी क्लैरिटी आती ही नहीं है, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं। हेलो, इजंट इट? आपको क्लैरिटी आती है क्या? मतलब जो हमने पढ़ा भी क्लियर लगता है कुछ भी? हेलो, आपको क्लैरिटी आती है ईयर वाइज कुछ भी? हम्म नो सर। होता है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत तो ये क्लैरिटी हमें आती है कि चलो हम लोग मान लेते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम, यहाँ से अगर नोड भी बनाना शुरू करें हम लोग, तो उन्होंने 15 मिलियन ईयर्स एगो वाली बात बोली है। उसके बाद फिर बेटा सर 3 मिलियन ईयर्स एगो बोला है। हाँ बोलो बच्चा। सर सर मुझे एक डाउट था। बोलो ना। फिर सर लिखा है 137 सर 137 पेज नंबर पे अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में लिखा है नहीं, उसको 2000 पढ़ेंगे, वो मिलियन आएगा, वो ईयर को। इवोल्यूशन का ब्रीफ अकाउंट यहाँ जो है ना, कहाँ पे? सर नहीं, मुझे उसमें अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन अच्छा, सर कहाँ पे? कौन पहले सा पेज नंबर? पहला, हाँ उस, 137। हाँ उसमें क्या लिखा है? बोलो 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 ना। सर उसमें फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अबाउट हम्म 2000 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। हम्म। और पेज नंबर सर पेज नंबर 128 पे मतलब उसमें लिखा है कि वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, थर्ड लाइन पे 2000 मिलियन ईयर्स अगो। नहीं देखो, ये मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मुद्दा क्या है कि हमें इसीलिए इसके थ्रू सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हमें नहीं रहने का है। आपको उस दिन भी बताया था मैंने कि कंप्लीट चैप्टर कब होगा। हेलो, याद है? मैंने कहा कि सीबीएसई वालों ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं इसके ऊपर, और उसके क्या आंसर हमसे चाहते हैं। हेलो, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो ना? हम्म यस सो एज वी डिस्कस, हाँ तो एज वी डिस्कस, तो क्योंकि क्या होता है, ये इतना पुराना डेटा है। इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत बार इनका इमेजेस भी मैच नहीं करती है, ठीक है? बराबर है। मतलब वो थ्योरी में कुछ और लिखना चाहते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो देखो हम लोग ये बात को समझे, है ना, ये बात को समझे कि हम लोग प्राइमेट्स, प्राइमेट्स, पहली बात, मतलब प्राइमेट्स क्या है बच्चों? प्राइमेट्स एक ऑर्डर है ना? क्लासिफिकेशन यस सर। देखोगे तो क्लाइमेट्स जो है ना, वो प्राइमेट्स ऑर्डर है। बट इस ऑर्डर में एक फैमिली है, ठीक है? अब ये जो फैमिली है, जो कि, है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं होमिनिडी। नाउ दिस इज व्हाट वेयर वी कंसीडर दैट होमिनिड, ये जो शब्द आया है यहाँ पे, दिस इज होमिनिड। होमिनिड मतलब वो सारे ही ऑर्गेनिज्म जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोज हु बिलोंग टू द फैमिली होमिनिडी। हेलो, यस, ठीक है? जितने भी ऑर्गेनिज्म इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, पक्का, उनको हम लोग होमिनीड कहते हैं, या उसको ही हम लोग होमिनीडी, ऐसा वर्ड हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है? अब देखो, और यहाँ पे अभी सैपियंस एक स्पीसीज है। अब हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये जो वर्ड है ना, होमो सैपियंस, हमारे लिए है ही नहीं, है ना? होमो सैपियंस में दो सब स्पीसीज खास करके, है ना, देखी जाती है या पढ़ी जाती है, और भी है, ठीक है? तो उसमें एक तो था जिसको अभी मैंने कहा था, वो कौन था रे? अभी मैंने वर्ड यूज किया, नियंडर, नियंडर थैलेंसिस, ऐसा उसको बोलते हैं, नियंडर थैलेंसिस, ये हो गया। तो उनको हम लोग बोलते तो होमो सैपियंस नियंडर थैलेंसिस। हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम अपने आप को बोलते हैं होमो सैपियंस में सैपियंस।
अब ये जो निएंडरथैलेंसिस वाले लोग थे, निएंडरथल पीपल जिनको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो बहुत कम बेटा, मतलब ज्यादा क्या बोलते हैं, उनका पॉपुलेशन उतना बढ़ नहीं पाया इस कंपटीशन में, वो होमो सैपियंस सैपियंस से जीत नहीं पाए, यही देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ओनली लिविंग स्पीसीज जनरली कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द फैमिली होमोनिडी इज द होमो सैपियंस। होमिनिडी इस फैमिली में एक ही ग्रुप अभी बचा हुआ है, और वो है होमो सैपियंस एंड सैपियंस, दैट्स इट। इजंट क्लियर? ठीक है, अभी कुछ लोगों ने क्लासिफिकेशन में ये जो चिंपैंजी है ना, चिंपैंजी, ठीक है, और बबून्स है ना, चिंपैंजीज एंड बबून, जिनको हम लोग पैन कहते हैं, पैन इस जीनस में आते हैं, वो होमो में नहीं आते। एंड गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला जो है, जिसको हम गोरिल्ला ही बोलते हैं, मतलब उसको जो जीनस है उसको गोरिल्ला ही कहते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि चिंपैंजी और गोरिल्ला, क्योंकि इनके भी कैरेक्टर होमिनिड कैरेक्टर से बहुत ज्यादा मिलते हैं, मतलब हमसे मिलते हैं, इसीलिए उनको भी होमिनिडी फैमिली में डालो। इजंट क्लियर? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, यस बट बहुत से लोगों ने बोला यार ठीक है, सारे कैरेक्टर तो मिलते हैं, बट उनको उनका जीनस मेंटेन रहने दो, बट फैमिली जो है उनकी, है ना, जो है होमिनिडी में डालो। बट बहुत सारे इश्यूज है, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। बट अभी देखो, एंटायर अगर आप फैमिली देखोगे, होमिनिडी ये जो फैमिली देखोगे, तो इस फैमिली में जिसको हम लोग अभी रखे हुए हैं वो है बच्चों होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, जिसके हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिले हुए हैं। और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं ना हॉबिलिस। हॉबिलिस का क्या मतलब है? ठीक है, तो होमिनिडी में कौन कौन इंक्लूड था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि एक्सटिंक्ट है, होमिनिडी में था। ठीक है, जिसके बहुत सारे फॉसिल्स हमको मिले हैं। ठीक है, और दूसरा आता है, मतलब देखो, और दूसरा है जैसे कि होमो हैबिलिस, ठीक है, ये भी है, या तो होमो इरेक्टस जो है। तो ऑल दिस, ये जितने भी होमो ये नाम है, इनमें से सिर्फ सबके फॉसिल है, सिर्फ हम ही लिविंग है, तो हम भी लिविंग फॉसिल है। समझ रहे हो? व्हाट वी आर एक्चुअली, है ना, वी आर द हो, है ना, वी आर द लिविंग फॉसिल्स। हेलो, isn't it? We are the living fossils. हेलो। तो ये चीज को हमें थोड़ा, है ना, ऑर्गेनाइज वे से हम लोग अभी देखते हैं। जस्ट सी, है ना, वी विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट इन प्रॉपर मैनर, मतलब सर ज्यादा नहीं। हाँ बोलो ना बेटा। सर जब होमो सेपियंस और निएंडरथैलेंसिस कोएग्जिस्ट करते थे तब हमें उन दोनों के बीच में फर्क कैसे पता चलता? मतलब विच वन इज होमो सेपियन एंड विच वन इज निएंडरथैलेंसिस? नहीं, कुछ कैरेक्टर्स है ना, डेफिनेटली है, बोन्स का स्ट्रक्चर एंड ऑल, ठीक है, ब्रेन की कैपेसिटी, ठीक है। मैं सर बताता हूँ, होमो निएंडरथैलेंसिस वाले जो है उनका बिल्टअप बिल्टअप जो है ना, वो होमो सैपियंस से, मतलब हमसे अच्छा था। समझ रहे हो? हम्म, रनिंग स्पीड एंड ऑल थिंग्स हमसे बढ़िया थी, पता है। बट क्योंकि हम लोग जो है, हमारा जो स्पीड है, हमारा भी स्पीड जबरदस्त था, मतलब आपको पता नहीं होगा। हाँ, अनशेयर्ड है, दिख रहा है मुझे। ठीक है, हमारी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा थी, पता है, मतलब पहले के जो भी होमो सेपियंस थे ना, वो इतने तेजी से दौड़ते थे, दौड़ के शिकार पकड़ते थे। जो हम लोग लायन चीता बीता देखते हैं ना, कैसे सरवाइव किए होंगे हम लोग, बताओ, उनके सामने, क्योंकि वो भी तो उतने डोमिनेंट थे जंगलों में। कुछ था क्या? नहीं था। तो हमारी रनिंग कैपेसिटी जबरदस्त है, पता है आपको? हेलो, रनिंग सर कैपेसिटी, हमने तो रनिंग करना ही छोड़ दिया। आजकल अभी तो नया जनरेशन तो और भी खतरनाक बनते चला जा रहा है, वो तो वीडियो गेम खेलते हैं, मतलब उनको लगता है कि मतलब वर्चुअल लाइफ जीने की, अरे यार वर्चुअल लाइफ जिएगा तो खत्म ही है पूरा। ठीक है, विल बी फिनिश्ड, विल वी विल बी नॉट देयर, यू नो। So अच्छा anyway, we can't talk about this thing. That is a personal thing about. देखो, हमें यहाँ पे नोटिस करना है कि अगर पेपर ले लेते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग पर यहाँ पे देखो, अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन को सही ढंग से, मैं ये नोट्स भी आपको भेजूंगा, ठीक है,
सो देखो यहाँ पे हम लोग जब भी ह्यूमन इवोल्यूशन ये वाला पॉइंट लिखते हैं, व्हेनेवर वी राइट डाउन ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, तो उसको बस एक बेसिक फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, बाकी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कहाँ स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहली चीज होगी बेटा जिसको हम लोग स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ? सर अभी भी अनशेयर है, क्या बेटा? हाँ हाँ, स्क्रीन अभी भी। ओके ओके, तो गॉट इट, ओके गॉट इट, शेयर करो भाई स्क्रीन, ओके। ओके यस ओके, तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो हम ये मानते हैं, चलो ये बेसिक है ना, जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन इवोल्यूशन, आपको क्या लगता है कहाँ पे शुरू हुआ होगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए सर अफ्रीका में है ना, इट्स इन अफ्रीका, है ना, जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग, स्टार्टेड इन अफ्रीका। ठीक है, कब शुरू हुआ? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन। अब ये कैसे याद रखते हैं ना, ये एराज वगैरह मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, है ना। अभी Yes, देखो sir. एरा, पीरियड, इपोक, इसको भी मैंने सही से आपको बताया है ना, जस्ट वॉच दैट वीडियो अगेन। सो स्टार्टेड इन अफ्रीका इन प्लिस्टोसिन एपोक, करेक्ट है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, जिस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो अगर हम लोग इसको देखें, मतलब इनको अरेंज करते चले जाए, नंबर वन पे अगर हम लोग किसी को रखें, तो बेटा चलो नंबर वन, सबसे पहले जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कौन है बच्चों? आपको भी अभी पता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रायोपिथिकस, बराबर है, ये वर्ड है ड्रायोपिथिकस, ठीक है, ठीक। सो नाउ Sir, देखो ये but man like तो Ramapithecus है ना? नहीं नहीं नहीं, हम सबसे पहले ड्रायोपिथिकस से शुरू करते हैं, है ना, वो मोर एप लाइक था, बट मैन लाइक नहीं था, ऐसा कब कहा हमने? अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो, इफ यू कंपेयर द ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, हेलो, कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. हम्म, तो हम लोग बोलते हैं कि एंसेस्टर ऑफ बोथ मैन एंड एप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये बड़ा ध्यान से सुनना, इट इज एन एंसेस्टर ऑफ, ये वर्ड याद रखना इसके बारे में, एंसेस्टर ऑफ बोथ मैन एंड एप। हम लोग कभी भी एप नहीं थे, हाँ, ना हमारे पूर्वज बंदर वगैरह कुछ नहीं थे, ठीक है, वी विल नेवर एप, वी आर एक्चुअली ऑलवेज ह्यूमंस, होमिनिड्स, अंडरस्टैंड दिस, वी वेर द एप लाइक बट वी विल नेवर द एप्स, ये बिल्कुल क्लियर रखो। सो एंसेस्टर ऑफ बोथ मैन एंड एप। अब इसका अगर ईयर वाइज देखोगे तो मान लेते हैं इसको बेटा, बहुत अगर पीछे लेके जाए हम लोग, ज्यादा से ज्यादा हम लोग कह सकते हैं 25 मिलियन ईयर्स एगो। अब एनसीईआरटी क्या कहती है उसको ध्यान से सुनो, उन्होंने ये कहा है कि दे वेर एग्जिस्टेड, हेलो, ओरिजिन कब हुआ इसके बारे में नहीं बोल रहे हो, एजंट इट? एनसीईआरटी Yes, का, sir. एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग लिखे तो हम लोग लिखेंगे ओके, दे वेर एग्जिस्टेड अराउंड 15 मिलियन ईयर्स एगो, ऐसा उन्होंने लिखा है, ठीक है। अब वो इन्होंने दोनों के बारे में ही लिखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रायोपिथिकस। तो हम लोग अगर ड्रायोपिथिकस को मानते कि पहले आया था, अगर ये मान ले तो बेटा वो 25 मिलियन ईयर्स एगो बेटा वो थे। उसके बाद में ऑब्वियसली सेकंड जो है, सेकंड कौन है बच्चों? सेकंड कौन है? सेकंड है रामापिथिकस, ठीक है। अभी इसको और भी दूसरा भी नाम है, पता है आपको? उसको बोलते हैं शिवापिथिकस। अभी इसके भी इंटरेस्टिंग हिस्ट्रीज है कि इनको राम, शिव, ये वर्ड्स क्यों दिए गए हैं। एनीवे, अभी ये जो है ये कहाँ मिले हैं इसको थोड़ा देख लो, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। दे वैल्यू एक्चुअली डिस्कवर्ड इन द शिवालिक हिल्स, इंडिया।
ठीक है। तो जो शिवालिक की पहाड़ियां है वहां पे बेटा ये मिले हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि आपको तो समझ में आना चाहिए, जो नाम से ही सुन के कि इनका डेफिनेटली कोई ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए इंडिया से, है ना। सो देखो इंडिया में मिले हैं, मतलब जो पहला हमें एक्चुअल ह्यूमन लाइक जो ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, वो रैमापिथिकस है, जो कि है ना आपको उसके फॉसिल्स आज अवेलेबल हमें देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली हम लोग इसको 15 मिलियन ईयर्स एगो लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, अब आपको थर्ड वन पता है, थर्ड वन कौन है बेटा, किसके बारे में बात की थी हम लोगों ने? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इट्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पिथेकस 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 है ना, ओके। यहाँ पे ये पिथेकस है ना, पिथेकस, ओके। नाउ दैट इज व्हाट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन पिथेकस है। सो देखो इनको अभी ये जो मिले थे ना, ये मिले हैं इनके बेबीज, बेबीज मतलब छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, दे आर नॉट द एडल्ट वन, ठीक है। तो इनको ये बहुत फेमस है, ठीक है। इनको हम लोग कहते हैं लूसी, लूसी एंड ट्वांग बेबी, ट्वांग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ इनको लिखता हूँ, दैट इज व्हाट द फर्स्ट वन टू स्टैंड इरेक्ट, फर्स्ट वन टू स्टैंड इरेक्ट। तो ये पहले हैं जो एक्चुअली सही में बेटा, जैसे आज हम लोग हमारा जो पोस्चर होता है इरेक्ट, हम लोग खड़े रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही बेटा इन्होंने है ना शुरुआत किया था। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट, ठीक है। इनमें एक चीज है, अब यहां से हम लोग क्रैनियल कैपेसिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। नाउ द क्रैनियल कैपेसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इट्स 300 to 500 सीसी, दैट इज व्हाट द कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी के ईयर्स के बारे में बात करें तो आप कौन से ईयर्स को कंसिडर करोगे? उन्होंने कौन सा ईयर बोला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस के लिए? इट्स है ना अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो ये हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। डन। मैं कुछ कुछ ही बस एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ रहा हूँ जो कि आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद ये आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैंडीमैन। हैंडीमैन मतलब ही होमो हैबिलिस। अब ये बहुत फेमस है एज ए हैंडीमैन, ठीक है। इसमें कैपेसिटी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि बेटा ये लोग थे टूल मेकर्स, टूल बनाते हैं मतलब स्टोन से, है ना, स्टोन से टूल बनाते थे, ठीक है। उसके बाद जिसको हम लोग बोलते हैं इसकी क्रैनियल कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी, इसकी क्रैनियल कैपेसिटी लगभग बेटा 650 to 800 सीसी, सॉरी 800 सीसी इतनी थी। बाकी जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं हमारे एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिलते हैं। इसको अगर असर्टेन करना है तो हम लोग लिखेंगे 2 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी 2 मिलियन ईयर्स एगो। देन उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट वन इज व्हाट द फिफ्थ वन, दैट इज द जावा एप मैन। इसका नाम है जावा एप मैन, ठीक है। इनको हम लोग कहते थे, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट द होमो इरेक्टस, दे वर द होमो इरेक्टस, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ये जो होमो इरेक्टस है, या इनको हम लोग पिथेकैंथ्रस इरेक्टस भी बोलते हैं, सो इट्स ओके, डिस्कवर्ड बाय डूबियस, ठीक है। ये वो सारे पॉइंट वो लिखे जा रहे हैं बेटा जो कि पहले के एम्स वगैरह में जिसके बारे में जो पूछा गया है वही मैं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना। नहीं तो हर चीज हर एक के बारे में सीसी और ये सब लिखा जाता है। किसने डिस्कवर किया था ये, तो इसके बारे में याद रखो, डिस्कवर्ड बाय द डूबियस, ठीक है। ये साइंटिस्ट है, इसने इसको डिस्कवर किया था। हम लोग बस उतने ही पॉइंट लिख रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या है ना, ये जो लोग हैं ये फर्स्ट यूज्ड फायर,
ये पहले हैं जिन्होंने पहली बार फायर को यूज किया था। ठीक है, इनकी क्रैनियल कैपेसिटी क्या है, बाकी सारे पॉइंट आप एनसीईआरटी वाले लिख सकते हो इसमें होमो इरेक्टस में। ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटी क्या है बेटा इसकी, अगर इसकी क्रैनियल कैपेसिटी थी वो लगभग 900 सीसी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो दैट्स इट, सिंपल है ना, मान सकते हैं हम लोग इसको 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट आता है बच्चों 6 आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, देखो इसको कहते हैं पेकिंग मैन। इट्स कॉल्ड द पेकिंग मैन, पेकिंग मैन, या इसको हम लोग कहते हैं, देखो इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ये अलग ही था थोड़ा सा, होमो इरेक्टस का ही सब स्पीसीज, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस इसको बोलते हैं, पेकिनेंसिस, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस इसको कहते हैं। ठीक है, सो ये एक्चुअली अलग ही ये जो होमो इरेक्टस है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अलग ही, मतलब वर्ड है, ठीक है, अलग स्पीसीज है, मतलब सब स्पीसीज है। ठीक है, इसको सिनेंथ्रस पेकिनेंसिस भी बोलते हैं या पिथिकैंथस पेकिनेंसिस बोलते हैं। ठीक है, दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली उस समय पहले जब इन दोनों को डिस्कवर किया था, जावा एप मैन और पेकिंग मैन को, इनके लिए एक अलग ही जीनस डिटरमाइन किया था। वो जीनस था, होमो नहीं था वो, मतलब उतना हम लोग, तो उस वक्त हम लोग बोलते थे पिथिकैंथ्रस, जैसे पिथिकैंथ्रस ऐसा बोलते थे। तो इसको कहते थे पिथिकैंथ्रस इरेक्टस और इसको कहते हैं पिथिकैंथ्रस पेकिनेंसिस ऐसा। सो एनीवे, it's too much, it is too much for you. Peking man is the best, you know, Homo erectus pekinensis. So देखो इनकी कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा थी। ठीक है, उसी समय पे सेम टाइम पे हम लोग इनको कंसिडर करते हैं, इनकी तो कैपेसिटी लिख लेते हैं। सो इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी वो थोड़ी ज्यादा थी। So capacity, brain cranial capacity is 1000 cc। अब देखा जाए तो उतना फर्क नहीं है, ठीक है, बट अगर डिफरेंस पूछा जाए आपको तो आप बता सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सबको पूछेंगे नहीं उतना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 7वां। ये कौन है भाई, ये है निएंडरथल। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बराबर। निएंडरथल इसको क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस निएंडरथल्स, यही तो हमको जानते हैं, तो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया भी था आपको, तो जस्ट है ना अंडरस्टैंड दिस। अभी देखो ये कब आया था, ये बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। ये जिंदा थे भाई, लाइव 30K to 40K years ago। मतलब देखो ये मिलियन ईयर्स वगैरह एगो वगैरह कुछ नहीं थे, 32, सॉरी सर, जस्ट हैव टू करेक्ट इट, ओके। सो दिस वन इज 40, मतलब 30 या 40 हजार साल पहले ही बस उतने पहले ये थे, इसलिए इनके फॉसिल्स बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा निएंडरथल के। ठीक है, बहुत सारे आप देखो ना, फॉसिल मिला, तो ये ज्यादा मिलते हैं, और ये होमो सैपियंस का सब स्पीसीज है, मतलब बिल्कुल हमारा क्या बोलते हैं इवोल्यूशनरी भाई है, एकदम क्लोज भाई, मतलब तब दुश्मन था। ठीक है, सो निएंडरथल, दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो हमारे अंदर बहुत सारे बेटा होमो सैपियंस में भी बहुत सारे ऐसे जीन्स है जो कि निएंडरथल से मैच करते हैं, ये बात को समझो। ठीक है, तो होमो सैपियंस निएंडरथल्स ये जो चीज है, अब है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे वर्ड आता है, थोड़ी देर बाद मैं बोलूंगा कि ये क्या होता है। यहाँ देखो प्रोग्नैथस फेस, ये चीज आपको पूछी जाएगी। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रोग्नैथस, ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथा क्या होता है ना, आपका जो मैंडिबल है नीचे, जॉ, ठीक है, जॉ से रिलेटेड वर्ड है ये। ठीक है, इनमें एक और चीज थी जिसको हम लोग बोलते हैं कि सेरेमोनियल बरियल जो होता है। ठीक है, तो ये वो पहले करते थे सेरेमोनियल, देखो सिर्फ जमीन में गाड़ना ये बात अलग होती है, सेरेमोनियल बरियल, समझ रहे हो, मतलब पूरा उसका मतलब
सेलिब्रेशन करके भैया मर गया ये वो सब, उसका 13वीं जो सब कुछ करके ऐसा श्राद्ध करेंगे, सेरिमोनियल बरियल जैसा कार्यक्रम वो बिल्कुल होता था। देन बिलीव्ड इन इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल, अंडरस्टैंड दिस। इनके जो कार्विंग्स मिलते हैं ना बच्चा, कार्विंग्स जो उन्होंने केव्स में बना के रखी है, उनसे ये चीजें हमें समझती है। हेलो, हमने उनसे जाके पूछा नहीं है, फॉसिल्स में नहीं पता चल दिया, फॉसिल ने बताया, नो नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके जो केव कार्विंग्स थे वो हमें समझाती है ये, है ना। वो क्या करते थे, दे बिलीव्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि इनकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत अच्छी थी भाई। दे बिलीव्ड इन इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, मतलब आत्मा अमर है। ये कंसेप्ट उनको पता था उस वक्त, मतलब वो तब सोचते थे, समझ रहे हो, है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भाई। देन देखो, was cave dwellers, ऑब्वियसली केव्स में रहते थे, ठीक है, ये केव dweller थे, ठीक है। एंड used hide, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी, वो हाइड्स को यूज करते थे, है ना, खास करके चमड़े की चीजें यूज करते थे, है ना, वो बिल्कुल डेफिनेटली। और ऑब्वियसली बेटा इनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी थी वो बहुत इंप्रेसिव है यार, ठीक है। क्रैनियल कैपेसिटी इज 1400 सीसी, इट्स टू ह्यूज। मतलब आप सोचो यार, मतलब हमारे इसके पहले जो ऑर्गेनिज्म मिले हैं उनकी क्रैनियल कैपेसिटी से ये 400 सीसी से भी बड़ा उनका मतलब ब्रेन है। तो आप इंटेलिजेंस में डिफरेंस 100% देख सकते हो और किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि यार ये बीच में जो है ना, इसमें भी बहुत सारे हमें मिले हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पेकिंग मैन और ये नहीं नहीं, देयर आर वेरी कनेक्टिंग, छोटे छोटे। सो दैट इज दैट। अब इससे भी बढ़िया चीज मैं बताता हूँ, तो क्या सिर्फ इनके बीच में फाइट था क्या, निएंडरथल का और ये, नहीं, एक और है, एक और है अभी, है ना, वो तो शॉकिंग है। वो है बेटा क्रो मैग्नॉन मैन, क्रो मैग्नॉन, क्रो मैग्नॉन, निएंडरथल जैसा ही बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग होमो सैपियंस। ये भी होमो सैपियंस का एक और सब स्पीसीज है, हमारे जैसा ही था, है ना, फोसैलिस, इसको बोलते हैं हम लोग होमो सैपियंस फोसैलिस, 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 फॉसिल नहीं है ना, फोसैलिस। सो यू नो, देखो हम लोग कहते हैं कि दे लाइव्ड, जैसे कि इनके बारे में मैंने लिखा है कि वो 30,000 से 40,000 साल पहले अर्थ के ऊपर थे। ये जो थे इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बच्चों यहाँ पे ये नोटिस करो कि वो सिर्फ ओनली लाइव्ड 10,000 ईयर्स एगो, सिर्फ 10,000 साल पहले तक वो थे, क्रोमैग्नॉन, ठीक है। शॉकिंग तो सबसे आखिरी में रहेगा, बट इनके बारे में एक और चीज देखो, यहाँ पे एक चीज है बेटा जिसको हम लोग लिख रहे हैं, जो मैंने कहा था मैं एक एक्सप्लेन करूंगा आपको। ऑर्थोग्नैथस फेस आपको देखने को मिलता है, ऑर्थोग्नैथस फेस, कैन यू रिकॉल इट। देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा है प्रोग्नैथो, यहाँ पे कैसा है, ऑर्थोग्नैथस फेस है, ठीक है। ये देखो इनमें भी वही चीज थी, मेड केव पेंटिंग्स। तो आपको दुनिया भर में जितने भी मैक्सिमम केव पेंटिंग्स देखने को मिलती है वो क्रो-मैग्नोन ने बनाई हुई है, ठीक है। और डिफरेंस आपको पता चलेगा किसने मतलब जो केव पेंटिंग्स बनाई है वो, है ना, कैसे बनाई है वो, उसके ऊपर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और सबसे खास बात, ये जो क्रो-मैग्नोन थे ये कार्निवोरस थे, कार्निवोरस थे, दे आर कार्निवोरस, मतलब वो शिकार करके ही खाते थे, बहुत तेजी से दौड़ दौड़ के शिकार पकड़ करके खा जाते थे, ठीक है। डेफिनेटली बेटा स्टोन से बने हुए टूल्स वगैरह भी यूज करते थे। कहा जाता है कि ये लोग आयरन वगैरह मतलब जो भी चीजें हैं ना, जैसे मेटेलिक कंपोनेंट भी यूज करते। अब ये क्यों बिलीव कर सकते हो आप लोग, वाई, बिकॉज यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखना क्रैनियल कैविटी,
कि कैपेसिटी जो है, या cranial capacity, जो कैविटी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जस्ट विल राइट डाउन cranial capacity. It was considered 1650 cc. Oh my God. आपका कितने भाई? हैं? हमारा ब्रेन का कैपेसिटी कितना है? हेलो, हमारा ब्रेन का कैपेसिटी कितना होता है मैक्सिमम होमो सैपियंस का? बेटा मैक्सिमम हमारा ब्रेन का कैपेसिटी 1500 सीसी है। हम चांद पे चले गए, मार्स पे रोवर उतार दिया, परसों बेटा 4-5 लोग घूम पे भी आ गए, है ना? है ना, वो इलॉन मस्क मामा जो है हमारे, वो गाड़ी बना रहे हैं, बाहर लेके घूमेंगे सबको, है ना, ट्रिप पे लेके जाएंगे। सो यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। हेलो, अब ये क्या है, ये ब्रेन कैपेसिटी कितनी होगी? 1650 सीसी, एंड इट्स टू मच, इट्स टू मच। सो दे वर वेरी शार्प, वेरी शार्प। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। मतलब ये जो तीनों में जो संघर्ष हुआ ना, उसमें होमो सैपियंस बच कैसे गए, मतलब जो हम लोग हैं, ठीक है, हाउ वी सर्वाइव्ड। तो इसमें कुछ लोगों का अलग ही मानना है, मतलब ये मानना है कि हम लोग जो है क्रो-मैग्नन और निएंडरथल के बीच में फाइटिंग हुई बहुत जबरदस्त, या उनके हाइब्रिड्स बने, वो हाइब्रिड्स हम हैं। हेलो, आर यू गेटिंग दिस? सो बहुत सारी हाइपोथेसिस है, बहुत सारी हाइपोथेसिस है ना। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि ये थोड़े जल्दी एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये देखो आप, 30,000 to 40,000 years ago, और ये एक बेटा 10,000 years ago, 10,000 साल पहले, है ना। अब तब से लेकर उसके बाद में, है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब चीजें मिलती है, ठीक है। कुछ बेटा बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स है या कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग बैक टू 5,000 ईयर्स तक हम लेके जाते हैं। जो भी रिटर्न चीजें हैं, पत्थरों पे लिखा गया है, मेटल्स पे लिखा गया है, लिखा हुआ राइटिंग, राइटिंग लैंग्वेजेस, है ना, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 4,000 to 5,000 ईयर्स बैक लेके जाता है। माय गॉड, मतलब यार सोचो कितने रिसेंट है वो। सो एनीवे, तो अब आता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रो-मैग्नन एंड निएंडरथल वगैरह, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हम लोग हैं, जिसको हम लोग रेड कलर में लिखेंगे 9th वाले, और वो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हम खुद को मॉडर्न मैन, है ना। सो वी आर द मॉडर्न मैन, है ना, और हम है होमो सैपियंस। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, मतलब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यार, हमारे कैरेक्टरिस्टिक है इरेक्ट स्ट्रक्चर या इरेक्ट पोस्चर जो होता है, बराबर हम लोग प्रॉपर स्ट्रेट खड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइनोकुलर और स्टीरियोस्कोपिक विजन, ठीक है। अब ये बात नोटिस करना कि इनके पास भी ये कैपेसिटीज थी जो खत्म हो गए, ठीक है। एंड देन ये तो है बाइनोकुलर विजन है हमारे पास में, स्टीरियोस्कोपिक विजन है। उसके बाद बाइपेडल लोकोमोशन है, मतलब दो पैर पे चल सकते हैं। तो जो भी हमारे बारे में पूछेंगे वो इनके पास भी था, ऐसा नहीं कि हम ही हैं, ठीक है, ये भी थे बट अभी तो हम ही हैं बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बाइपेडल लोकोमोशन, ठीक है। एंड अदर थिंग इज व्हाट, द फोर लिम्स हमेशा बेटा काम करने के लिए फ्री है हमारे, फोर लिम्स आर फ्री। कभी हम उसका चलने के लिए इस्तेमाल थोड़ी करते हैं ह्यूमन बींग्स, है ना, अनलेस एंड अनटिल आप भूत जैसा नहीं चलो उल्टा उल्टा कुछ, ठीक है। तो फोर लिम्स आर फ्री टू वर्क, ठीक है। देन एक चीज हमारे पास में है ना, हम लोग बहुत डाउटफुल है इसके बारे में कि ये लोग कैसे बोलते थे पता नहीं, ठीक है। सो आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, ठीक है। हम लोग सिर्फ बोलते हैं नहीं, आर्टिकुलेशन मतलब उसको लिखना, उसको समझना, उसको कन्वर्ट करना, है ना, ये भी बच्चों हम लोगों ने सीखा, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि दुनिया में किसी भी एक बात से ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ, ये मानना, देखो अभी जैसे कि जस्ट अंडरस्टैंड दिस,
देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोकेलिटीज, आदिवासी लोग हैं, सब जगह है। तो जहां जहां पे जितने लोगों से आपने मिला होगा, इवन आप अंडमान निकोबार में कहीं ऐसी जगह हैं जहां पे आज तक बेटा ह्यूमन, बाकी के ह्यूमन का उनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ है, बट वंस यू अंडरस्टैंड कि वहां आप जाओगे तो आपको एक चीज डेफिनेटली नोटिस देखो करने को मिलेगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला चीज बेटा फर्स्ट, कि वो ह्यूमंस है कैसे, उनके पास कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, वो कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोलते होंगे, ठीक है। मतलब उनके जो भी फोटोग्राफ्स लिए गए हैं तो वो बिल्कुल भाले वाले लेके फेंकते हैं, बाण मारते हैं, मतलब यार तो आप समझ लो। और उनका दुनिया के किसी भी दूसरे इंसानों के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कोई सुरंग के अंदर से जाके घुसते हैं, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि दे बिलीव इन सम सुपरनैचुरल पावर, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं या कुछ। तो हर एक लोकेलिटी में हर एक ने अपना अपना बना के रखा है। हाँ ये है, यही है, ठीक है, इसको लो, मान लो भैया, ये हमें जो भी नेचुरल कैलामिटीज है उससे बचा लेगा। ये चीज स्पीच, अलग अलग लैंग्वेजेस, आप देखो कितनी सारी लैंग्वेजेस है पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी है ना, बहुत सारी लैंग्वेज है। ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा कि सबकी लैंग्वेज एक जैसी हो, एक ही लैंग्वेज हो, है ना। सो अंडरस्टैंड, इसका मतलब है कि सबने अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज का आर्टिकुलेशन किया है, स्पीच को, है ना, बोलने के तरीकों को, आवाज साउंड्स को बेटा नोटिस किया है, ठीक है। सो एनीवे दैट इज वेरी वेरी डीप थिंग्स, वी, है ना, और बहुत ज्यादा उसके लिए पढ़ना पड़ता है, बट एनीवे। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा क्रैनियल कैपेसिटी के बारे में हमारे खुद के। तो इट रेंजेस फ्रॉम 1300 1000, है ना, 350, सॉरी ज्यादा ही लिख दिया नंबर मैंने, इतना होता तो हम तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, टू 1500 सीसी। अब अगर आप ये चीज को नोटिस करोगे तो ये डेफिनेटली बेटा इट इज इन बिटवीन द रेंज ऑफ द निएंडरथल एंड द क्रो-मैग्नन, है ना, बराबर, है ना। ज्यादा करके ये किसके क्लोज है, इट इज वेरी क्लोज टू निएंडरथल, नॉट टू द क्रो-मैग्नन। हेलो, इजंट इट, इजंट इट। तो हमसे Yes. भी शार्प ब्रेन था यार, हमसे भी शार्प ब्रेन था, पर पता नहीं वो क्यों नहीं टिक पाए। तो डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कौन है, बताओ। इतने सब कुछ पढ़ लिया, हु इज द डायरेक्ट एंसेस्टर, अब आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, बस 2 ही ऑप्शन दूंगा, क्या आप बता सकते हो डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कौन है? आंसर इज निएंडरथल। हेलो, हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर हम किसे मानते हैं? निएंडरथल, ठीक है, क्योंकि उसके ब्रेन कैपेसिटी से हमारी ब्रेन कैपेसिटी मैच करती है, ठीक है। इफ इट इज नॉट इन द ऑप्शन, अगर कभी आपको ऑप्शन में निएंडरथल नहीं दिखा तो आपको आंसर लिखना है क्रो-मैग्नन। क्या लिखोगे? क्रो-मैग्नन। बट क्योंकि आपकी एनसीईआरटी निएंडरथल के बारे में ही बोलती है तो आपका आंसर निएंडरथल ही होगा। हेलो, है ना। Yes. तो वो जो भी मैंने बताया वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आती है, अलग अलग हाइपोथेसिस में आता है ना, लो अलग अलग वेज है अंडरस्टैंड करने के, ठीक है। नाउ अभी देखो फ्यूचर मैन कैसा होगा फिर, अगर यही बात है, अगर हमारा जो वर्जन था वो लगभग 30,000 साल पहले था, 30,000 years इज नॉट बिग डील, यू नो। सो थिंक अबाउट द फ्यूचर मैन आफ्टर सम टाइम, समथिंग 10,000 years आफ्टर, 10,000 साल बाद में। हेलो, तो 10,000 साल बाद में हमारे युग में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना। तो देखो ये बहुत ही एक एक आदमी है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं सेपीरो, सेपीरो करके एक साइंटिस्ट है या एक फ्यूचरिस्टिक पर्सन है, उसने बुक लिखी है। अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ो, उसने बहुत कुछ प्रेडिक्ट करके रखा हुआ है कि एक मैन, मतलब हम जो आज हैं, हम 10,000 साल बाद, 15,000 साल बाद कैसे होंगे अगर हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, सरवाइव करते हैं। तो अगर ये सब इवोल्यूशन अगर सही है तो सबसे 2 उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। कभी अगर आप मेगा माइंड करके कार्टून मूवी देखोगे तो मेगा माइंड में आपको एक चीज दिखाई जाती है ना, जो फेस होता है वैसा दिखाया जाता है, इफ यू सी दिस फेस, यू नो, हेलो, है ना, ये देखो, इससे क्या आपको दिखाई दे रहा है ना,
यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत बढ़ चुकी है और आपका जो भी ये जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, दिस इज यूज, यू नो, हेलो, आर यू गेटिंग, है ना? यस तो हमारा हेड बहुत बड़ा होगा क्योंकि हम जिस तरह से बैठ बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, और जितना सिर्फ ब्रेन को यूज करते तो वी आर यूजिंग द मोर ब्रेन। एंड इवन ये कहा जाता है कि हमारे पास सिर्फ 4 फिंगर्स होंगे, नॉट द, है ना, जो भी हमारे, है ना, तो जो फिंगर्स होते हैं हम लोग, है ना, 4 फिंगर्स ही यूज करेंगे। सो एनीवे, so there are a lot of things are there we have to understand, and this is entirely what your evolution chapter is. इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन आता है जो कि आपके पूरे अभी जो भी हमने पढ़ा उसमें बिल्कुल था ही नहीं, बट ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है, वो है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। और हॉर्स का इवोल्यूशन हम लोगों ने उसके जो पैर था, लेग, ये जो पैर होता है ना, लेग उसका, ठीक है, लेग बोन्स जो भी हैं उनसे ही हमने तय किया। मतलब जितने भी फॉसिल्स हमें मिले हैं, ठीक है, उसके लेग बोन्स में बहुत सारे चेंजेस होते चले गए हैं, ठीक है। जो आज का मॉडर्न हॉर्स है, मॉडर्न हॉर्स, उसको हम लोग कहते हैं इक्वस। क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग? उसे कहते हैं इक्वस, जैसे मॉडर्न हॉर्स, ठीक है। इसके पहले जो था, मतलब एंसिस्टर जो था, उसे कहते थे मेरिचिपस। उससे भी पहले था, उसे कहते थे मिजोहिपस। उससे भी पहले बेटा, है ना, वो था जिसको हम लोग बोलते हैं हाइरेक्टो। हाइरेको, हाइरेको, ओके, इट्स ओके, हाइरेको थेरियम। तो ये अगर इसको एक्चुअली आपको याद रखना है तो उसको बोलते हैं इओहिपस, इओहिपस। तो बस ये हिपस हिपस याद रखो और आखिरी में इक्वस याद रखो, खत्म का, ठीक है। मेरी मिजो ईओ, ठीक है। तो ये है बैक 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 जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा और आपको क्वेश्चन आएगा कि यार हाउ हाउ यू विल नो इट, है ना। जैसे हम लोग अपने आप को कैसे कंपेयर करते हैं, 2 पैर पे चलना और ब्रेन कैपेसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसको हम लोगों ने थोड़ा, है ना, कंसिडरेशन किया, है ना। 2 पैरों पे चलना, बाइनोकुलर विजन एंड स्टीरियोस्कोपिक विजन, यूज ऑफ द थंब, ये सब बातें, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो इनको हम लोगों ने जिस जैसे कि इंपॉर्टेंस दिया बच्चों, वैसे ही यहाँ पे हम लोग जो हॉर्सेस है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द हॉर्सेस विल टॉक अबाउट देयर लेग्स, लेग बोन्स को देख देख करके उनका बेटा हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने पढ़ा है। चलो, एनी कोई आपको कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू कैन आस्क, बोलो। क्योंकि अब देखो बाकी जो भी हमें देखना है वो है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू द जो भी क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ही हम लोग देखेंगे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें, वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको कैसे क्या याद रखना है, क्या है, मैंने सारी चीजें बताई है, ठीक है, राइट। उसके बाद हम सारी ही चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। नाउ देखो एक चीज हमें याद रखनी है कि द ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू अ सिंगल फैमिली, एक सिंगल फैमिली। बताओ फैमिली कौन सी है रे, विच फैमिली वी बिलोंग, हेलो, विच फैमिली वी बिलोंग, होमिनिडी, ठीक है। उसमें कितने जीनस है? आप बोलोगे सर एक ही जीनस है, कौन सा? होमो इज द जीनस, ठीक है। और उसमें एक ही लिविंग स्पीसीज है और वो कौन है? सैपियंस, ठीक है। और बड़ा नोटिस करना, एक ही लिविंग सब स्पीसीज भी है, वो कौन है? अगेन सैपियंस।
तो हम लोग हो जाते हैं होमिनिडी फैमिली में होमो सैपियंस सैपियंस। तो होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस वो चले गए हैं, होमो सेपियंस फोसालिस क्रोमैग्नॉन्स वो भी चले गए हैं। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि हम लोगों का एक और एंसेस्टर मतलब हमारे ही काउंटर साथ में थे, जिनको हम लोग बोलते हैं होमो सैपियंस हॉबिलिस। हॉबिलिस क्या होता है? हॉबिट। हॉबिट आपने देखा है? कौन सा मूवी है यार, हॉलीवुड के कौन से में जिसमें हॉबिट दिखाया है, छोटे छोटे लोग, एकदम छोटे छोटे लोग दिखाए हैं, उनकी हाइट बहुत कम रहती है। हेलो, क्या होता है? रिंग्स वाला कुछ तो, रिंग्स ऑफ फायर, व्हाट इज दैट? ठीक है, एनीवे आई डोंट नो। सो देखो, हॉबिट्स जो होते हैं, तो कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि उनके एडल्ट जो थे उनकी ही हाइट लगभग 2 to 2.5 फीट इतनी ही थी। बट दे वेर फुल ग्रोन एडल्ट्स, और बच्चे तो बहुत ही छोटे। ठीक है, तो उसको हम लोग मानते हैं, बट उसको अभी हम लोगों ने ज्यादा बड़ा फ्रेमवर्क में नहीं डाला है। होमो सैपियंस हॉबिलिस। हॉबिलिस क्या है? बहुत छोटे हैं, हॉबिट। ठीक है, तो लॉट ऑफ डिस्कवरीज वेयर देयर, बहुत सारी चीजें हैं। बट देखो, हम लोग ये चीज को अभी मानते हैं कि होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेशियल ग्रुप्स। यू नो, रेशियल ग्रुप्स बहुत सारे हैं, जैसे कि मोंगोलाइड, जो भी आपको चाइनीज, जापानीज या साउथ कोरियंस या जो भी हमारे इवन नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, ऑल दीज आर वर द मंगोल्स और मंगोलॉइड्स। दूसरे हैं नेग्रॉइड्स, जो कि अफ्रीकन कंटिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बेटा कॉकोसाइड्स एंड ऑस्ट्रोलॉइड्स आर द, है ना, ये सारे चार है, ऑस्ट्रोलॉइड, कॉकोसॉइड, नेग्रॉइड एंड मंगोलॉइड। सो ऑल दिस 4 different types of the races are there of the homo, मतलब वेराइटीज, सब स्पीसीज की भी वेराइटीज हमको देखने को मिलती है। तो अगर हम अपने क्लासिफिकेशन को देखें तो हम लोग प्राइमेटा में बिलोंग करते हैं। वी बिलोंग टू द होमोनिडी फैमिली, जीनस होमो, सैपियंस स्पीसीज, सैपियंस सब स्पीसीज। तो चलो, क्लियर है क्या? कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन? ठीक है, अगर आपको और भी बैक जाना है, मतलब सर ड्रायोपिथिकस के बैक, आपने ड्रायोपिथिकस यहाँ पे लिखा, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ड्रायोपिथिकस लिख दिया। हाँ सर, उसके पहले क्या था? तो देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रायोपिथिकस के पहले, बिफोर दैट वी कॉल इट एज अ पैरापिथिकस। यू नो, ये भी है हाँ ये भी है, ये भी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, बट वो ओलिगोसीन में था, ओलिगोसीन में पैरापिथिकस। पैरापिथिकस के भी पहले, मतलब जिससे हम लोग इवॉल्व हुए, मतलब पैरापिथिकस जिससे इवॉल्व हुआ है, उनको हम लोग लेम्यूर्स कहते हैं, लेम्यूर्स एंड ट्रेजर्स कहते हैं, जो है ना हमेशा पेड़ों के ऊपर ही चढ़े हुए रहते हैं, कभी उतरते नहीं है। ठीक है, और लेमूर्स और ट्रेजर जो होते हैं, है ना, उनसे भी जो एंसेस्टर थे उनको बोलते हैं ट्री श्रीव्स। बहुत छोटे हैं, वो भी पेड़ों के ऊपर रहते थे, बट वो बिल्कुल छोटे होते, श्रीव्स मतलब बहुत ही छोटे। ठीक है, तो ये जो बेटा इओसीन, मतलब वहां वहां से बेटा हम लोगों की शुरुआत हम लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, ये जो भी है पैरापिथिकस, पैरापिथिकस से बहुत सारे एनिमल आए हैं, जैसे कि न्यू वर्ल्ड मंकी। if I will draw it, you know, it will be good for you. हेलो, यहाँ पे बेटा अगर हम लोग शुरुआत भी करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखा था, देखो, ट्री श्रीव्स। ठीक है, उनके बाद में आए बेटा लेमूर्स एंड ट्रेजर्स। ये भी है ना, मतलब ऐसे बंदर थे जो पेड़ों पे चढ़ते रहते थे, लेम्यूर्स एंड ट्रेजर्स। उसके बाद अब यहाँ से जो है एक ब्रांच निकलती है, लेम्यूर्स और ट्रेजर्स से 2 ब्रांचेस आती है। ये जो लेम्यूर्स और ट्रेजर्स है, इनसे निकलता है, एक तो निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरापिथिकस, और बहुत ही मतलब इनको हम लोग बोलते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी। ये छोटे छोटे मंकीज है जो पेड़ों के ऊपर उधर उधर कूदते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पहले आए थे।
अब बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, न्यू वर्ल्ड मंकी मतलब उनको लगता है कि जो रिसेंट है वो नहीं, न्यू वर्ल्ड मंकी मतलब जो पहले पैदा हुए थे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। अभी जो पैरापिथिकस है, ये पैरापिथिकस के पैथिपिथिकस के दो ब्रांचेस है, 1 एंड 2, ठीक है। अब ये जो दो ब्रांचेस है, जैसे कि मतलब ये पैरापिथिकस का एक ब्रांच है, इससे बना बेटा ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, मतलब दुनिया थोड़ी पुरानी हो गई थी तब ये पैदा हुए, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी लगभग 38 बिलियन मिलियन ईयर्स एगो की बात है। अभी जो पैरापिथिकस है उससे जो दूसरी चीज निकली, जो दूसरा कंपोनेंट आया है वो हमें पता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रायोपिथिकस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पैरापिथिकस से आया जो ड्रायोपिथिकस है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो ड्रायोपिथिकस है, ऑब्वियसली बेटा अब आप बोलोगे कि ड्रायोपिथिकस से कौन आया भाई, तो आज अगर आपको बोलूं मैं गिबॉन, जो भी है ना, बहुत मतलब बहुत बड़े मंकी नहीं होते, गिबॉन, ओरेंगुटान, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब ड्रायोपिथिकस से ही आए हैं। ड्रायोपिथिकस इज नॉट ओनली द एंसेस्टर ऑफ द hominids, बट दे आर ऑल्सो द एंसेस्टर्स ऑफ जितने भी आपको बेटा बड़े वाले जो मंकीज देखने को मिलते हैं, एप्स देखने को मिलते हैं, गिबॉन, ओरेंगुटान, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन ये सब बेटा इसी से आए हैं, है ना। पैन, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, ठीक है, बबून जिसको हम लोग कहते हैं, जो खास करके पेड़ों के ऊपर रहते हैं, जस्ट है ना, लिव इट, तो गिबॉन बोलते हैं उसको भी, ठीक है। तो ये सारे जो है बेटा, है ना, ये सब ड्रायोपिथिकस से इमर्ज होकर के आए हैं, दे केम फ्रॉम द ड्रायोपिथिकस। आगे की कहानी आपको पता है, ड्रायोपिथिकस के आगे की कहानी क्या है, रामापिथिकस, ठीक है। रामापिथिकस के बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद में बेटा उसके भी दो स्पीसीज आते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्टस एंड बोयजी, ऐसा। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद में आया बेटा होमो हैबिलिस, बाद में इरेक्टस, फिर निएंडरथल, फिर क्रो-मैग्नन, फिर होमो सैपियंस। दिस वे, है ना, आर क्लासिफिकेशन इज देयर। हेलो, इज इट क्लियर? पक्का है? तो इसका मैं डिटेल वर्जन आपको भेज दूंगा, डिटेल में बहुत पढ़ लेना सबका, मतलब होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, डिस्कवरी, जावा मैन, पेकिंग मैन, एंड देन एक तो था जिसको हम लोग बोलते हैं हिडलबर्ग मैन, इसको होमो इरेक्टस हिडलबर्गेंसिस बोलते हैं, वो भी था भाई, ठीक है। उसके बाद निएंडरथल मैन एंड क्रो-मैग्नन मैन, ये सब के बारे में आपको देखने को मिलेगी बात, है ना। निएंडरथल बहुत ही बढ़िया, मतलब हाइटेड वगैरह थे यार, मतलब, है ना। सो एनीवे, सो ये सारा मैं आपको भेज दूंगा, जस्ट डोंट वरी, और है ना, तो उसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो सैपीरो, सैपीरो की मानो तो हमें भी नहीं देखने को मिलेगा, सैपीरो, सैपीरो HL सैपीरो जिसको बोलते हैं, एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो बहुत सारी स्टडी कर चुका है। तो उसके मानो तो बोलता है कि ह्यूमंस कैसे होंगे, तो हमारी हाइट बहुत बड़ी होगी, हाइट विल बी, है ना, वेरी हायर। उसके बाद हेयर विल रिड्यूस, है ना, एंड स्कल बहुत बड़ा डोम शेप्ड होगा, जैसे मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया था। बॉडी और क्रैनियम विल बी मोर डेवलप्ड, द फिफ्थ फिंगर में रिड्यूस एंड द एज विल इंक्रीज। ये बड़ी सी अजीब बात है कि ह्यूमंस की एज बढ़ने वाली, ह्यूमन एज बढ़ाने वाला है, अपनी खुद की एज बढ़ाएगा, मतलब 200 साल तक जीने वाले हैं। हेलो, इजंट इट? तो देखो कैसे होता है। तो मैं बाकी सारी जो डिटेल्स है इनकी, जो भी है, मतलब हर एक इंसान जो भी है, मतलब राइट फ्रॉम द होमो हैबिलिस, क्योंकि होमो हैबिलिस से ही आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट। देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस को ही बच्चों हम लोग एप मैन कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? एप मैन, ठीक है, जिसमें दोनों ही कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, एप और मैन के। बाद में पिथिकस खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। देखो ये जो पिथिकस वर्ड आपको दिखाई देता है बच्चों, हेलो, ये जो पिथिकस वर्ड जब भी, है ना, ध्यान से समझना, पिथिकस ये वर्ड जब भी आपको देखने को मिलेगा, उसका मतलब क्या है?
दे आर नॉट द होमिनिडी। इसका मतलब क्या है? वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एप्स और ह्यूमंस इनके दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद है। हेलो, इजंट इट क्लियर टू यू? है यस ना? सर। पैथिकस। जैसे हम लोग होमिनिडी बोलने लग जाते हैं तब हमने श्योर कर लिया कि नाउ देज आर द ओनली ह्यूमंस, दे डोंट हैव द एप लाइक कैरेक्टर्स। क्लियर है? ठीक है, हेलो, ठीक है, क्लियर है ना? अभी देखो एक और चीज है जिसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है? वो क्या है? यहाँ पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है? वर्ड क्या है बेटा? एक वर्ड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोग्नेथस, ठीक है? और दूसरा वर्ड क्या है बेटा? ऑर्थोग्नेथस। क्या मतलब है इसका? आप में से कौन बता पाएगा? अभी आपका फेस है, आपका फेस, आपका फेस मैं कहता हूं ऑर्थोग्नेथस है। क्या मतलब है इसका? तो स्ट्रेट जॉ है, स्ट्रेट जॉ है ना, मतलब ऐसे नाक से नीचे आओगे तो बिल्कुल एकदम, है ना, स्ट्रेट जॉ है, ठीक है? इसका मतलब है कि फ्रंट ऑफ द हेड आपको देखने को मिलेगा और द स्कल नियरली परपेंडिकुलर आपको बिल्कुल देखने को मिलता है, स्कल से सीधा लाइन आओ। प्रोग्नेथस फेस क्या होता है? ठीक है, जिसमें बेटा जो जॉ होता है वो आगे आ जाता है, जस्ट इट इज इन फ्रंट। मतलब अगर हम लोग ड्रॉ करें इसको, ये देखो, ये मत्था है भाई, ये देखो, ये है मस्तक, ये है नोज, ठीक है, और ये है माउथ, और ये आ गया ऐसे, ठीक है? तो ये जो है दिस इज, ये जो है जो इस तरह से आगे आएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द प्रोग्नेथस। इसको हम लोग प्रोग्नेथस कहते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करें, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दिस जो आज हम लोग के पास में फेस है वो बेटा ऑर्थोग्नेथस है। इजंट क्लियर? हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसको मिटा दो यार, है ना? तो बेटा ये रहा कार्यक्रम पूरा का पूरा, ठीक है? अब हमारा एक कार्यक्रम बाकी है, वो क्या है? चलो उसको शुरू करते हैं। और वो है बेटा बड़ा ही सिंपली, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज द एवोल्यूशन। ठीक है, तो एवोल्यूशन नाम का चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। we'll just talk about this chapter here. Now you have to answer all of them, and if you don't want to answer, मतलब if you are unable to give the answer, it's okay. now आते हैं, तो अब आपको सारी ही चीजें जो है बड़े ही ध्यान से चीजों को समझना है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से, है ना, अच्छे वाले होते हैं। ना आपको यहाँ पे देखो, ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअली कहाँ पे जाना है। Which of the following represents the order of the horse? ठीक है, अब नंबर 1 चीज मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो भी हॉर्सेस हैं उनका जो मैंने इवोल्यूशन आपको बताया, आज हम उसको क्या बोलते हैं? आज हम उसको इक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वस। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम लोग? इक्वस। उसके आगे जो भी था, मतलब पहले वाले उसके जो प्रिमिटिव थे वो तो है ना, हिप्पस 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 मैंने बताया, मेरी मीजो इयो, ठीक है, मेरी मीजो इयो, तो ये बराबर याद रखो, मेरी मीजो इयो। ठीक है, नाउ बेटा क्लासिफिकेशन जो अब देखोगे तो क्या बताना चाहोगे? डू यू नो इट और नो? सबसे मजेदार बात बोलूं, यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना, सारे बेटा हॉर्स का क्लासिफिकेशन ही है। हेलो, सब कुछ हॉर्स का क्लासिफिकेशन ही है। एवरी वर्ड, एवरी टर्म विच इज गिवन इन दिस एंटायर ऑप्शंस। तो इस तरह से बच्चों उन्होंने आपको मतलब क्वेश्चन दिया है जो बहुत ही है। देखो, किंगडम कौन सा होगा रे हॉर्स का? हेलो, बताओ तो किंगडम कौन सा होगा? सो इट्स अ सिंपलेस्ट आंसर, सर एनिमेलिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। फाइलम कौन सा होगा हॉर्स का? फाइलम तो आपको तो पता है, जितने भी ये मैमल्स आते हैं सब कॉर्डेट्स होते हैं, सो ऑब्वियसली। क्लास क्या है? सर क्लास मैमेलिया है।
तो मतलब आपको तो किंगडम पता है, फाइलम पता है, क्लास पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है, इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली। फैमिली आप 100% समझ सकते हो यार, जैसे कि हमारा जीनस होमो है, तो हमारी फैमिली होमिनिडी है, ठीक है। वैसे ही बेटा, जैसे कि फेलिस, फेलिस बिलोंग टू द फेलिडी है ना। तो वैसा है बेटा, यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि इनकी फैमिली इक्विडी है, तो इक्विडी इज एक्चुअली द फैमिली ऑफ द हॉर्सेस। हेलो, इट्स अ फैमिली ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है। उसके बाद इक्वस, ये जीनस है, इक्विडी क्या है, फैमिली है, ठीक है। अच्छा, इसका स्पीसीज क्या है पता है? स्पीसीज है इक्वस कैबेलस, दिस इज व्हाट द स्पेसिफिक एपिथेट फॉर द हॉर्स, इक्वस कैबेलस। ये है उसका ऑर्डर, पेरिसोडेक्टिला। अब मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया, उनके जो पैर है ना, उसमें कितनी उंगलियां है, या उनके जो जो टोज होते हैं, डेक्टिला, ठीक है। उसके हिसाब से ही इनको हम लोगों ने, इनका इवोल्यूशन हमने पढ़ा है। सो दैट इज व्हाट द ऑर्डर वी हैव हियर, पेरिसोडेक्टिला इज द ऑर्डर। इजंट इट क्लियर टू यू? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये कोई बहुत मतलब ऐसा कुछ मुश्किल काम तो है ही नहीं, इट्स इजी, एक्चुअली वेरी इजी, है ना। सो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन रेडी, मतलब आपको कोई दिक्कत ही ना हो भैया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। फेरस को हम लोग छोड़ देते हैं, फेरस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। नंबर वन थिंग यहाँ पे आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है बेटा, फेरस का ही मतलब होता है वाइल्ड हॉर्स, तो फेरल हॉर्सेस बोलते हैं जिनको हम लोग, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अनदर स्पीसीज, है ना, इक्वस फेरस ये वर्ड, या इक्वस कैबेलस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट, जिनको आप, जिन हॉर्सेस को आप डोमेस्टिकेट कर सकते हो, ठीक है, अपने घर में, तब, है ना, तबेला बना करके उनको कबेले में रख सकते हो, तो वो होते हैं, है ना, इक्वस कैबेलस, समझ रहे हो क्या? हेलो, है ना, जिनका आप डोमेस्टिकेशन नहीं कर सकते, जो कि जंगलों में रहते हैं, है ना, बड़े ही तगड़े हॉर्स होते हैं, बहुत ही, है ना, हेरी वगैरह वाले, तो उनको हम लोग कहते हैं इक्वस, क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग, इक्वस फेरस। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो ये पूरा उसका क्लासिफिकेशन है, ये ऑर्डर है, ये फैमिली है, डन हो गया। चलो आगे चलते हैं। नाउ कैन यू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस? ये बात को याद रखना, इवोल्यूशन चैप्टर से अगर सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन आता है, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, यही ज्यादा पूछते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ द बर्ड? विंग ऑफ द बर्ड मतलब जिसका फंक्शन अलग हो बट ओरिजिन वही हो, फंक्शन अलग हो चलता है बट ओरिजिन वही हो। बेटा आंसर दो यार, गलत हुआ गलत हुआ, ये क्या ऐसे एकदम मौन व्रत धारण करके बैठे हो, है ना। अभी तो एंडिंग हो गया है, मतलब समझ लो कि अब हमें ज्यादा रिवाइजन करना है ना, ज्यादा रिवीजन करना है। आप में से कोई खारगर वाले हैं क्या? हेलो, आप में से कितने लोग खारगर में है? कोई, एनी वन ऑफ यू इन द खारगर, खारगर से हो आप? कोई, किसी, कोई भी है? कोई नहीं है? अरे नहीं तो बोल सकते हो, हाँ नहीं तो नहीं तो बोल सकते हो। नो सर। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कोई खारगर का होगा। एनीवे यहाँ पे आपको नोटिस करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ द बर्ड? डोर्सल फिन ऑफ शार्क, विंग ऑफ द मॉथ, हिंड लिब ऑफ द रैबिट, और फ्लिपर ऑफ वेल। बताओ, अब तो आसान है, आसान सा आंसर है। बताओ क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग, है ना, ऑफ अ बर्ड? बता सकते हो?
बस एक का ही आंसर आया है, बाकी लोग आंसर दो यार। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू गिव आंसर। अभी क्या है, नाम लेके तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि किसी किसी को थोड़ा सा बुरा लगता है है ना, नाम लेने से। सर क्या मेरे को क्यों पूछ लिया है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे को, ये सब भी हो सकता है ना। लोग बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल हो चुके हैं। एनीवे द आंसर इज वेरी सिंपल, यू नो, वेरी सिंपल। डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, इजंट इट? विंग ऑफ द मॉथ। देखो विंग है, वो भी विंग है, ये भी विंग है, तो फंक्शन तो सेम है, बट ओरिजिन अलग अलग है। हाइंड लिम्ब ऑफ द रैबिट और फ्लिपर ऑफ द व्हेल। Obviously, this is the answer which is actually given even in your NCERT. एक homologous है, wing of the bird and the flipper of the whale, because they are developed from the forelimbs. But मतलब उनका एनाटॉमी आप देखोगे, बोन्स का अरेंजमेंट देखोगे, तो वो बिल्कुल एक जैसा ही है, बट उनके फंक्शंस अलग अलग है। नाउ फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अच्छा, तो क्या दो स्टेटमेंट्स है? फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। The earliest organism that appeared on the earth were non-green and presumably anaerobics. दूसरा ऑप्शन दिया गया है, the first autotrophic organism were the chemoautotrophs that never released oxygen. तो ऐसे दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। अब द अबोव स्टेटमेंट, which one of the following option is correct? तो A is correct but B is false, B is correct but A is false, both A and B are correct and both A and B are false. So what you assume it, और ये इसको आप कैसे समझते हो? तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वेयर नॉन ग्रीन। बिल्कुल सही है, वो ग्रीन नहीं थे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, ठीक है। एंड प्रिज्यूमली अनएरोब, बिल्कुल सही थे, वो अनएरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे जो भी पहले आए अर्थ के ऊपर। ना वो एरोबिक थे और ना ही वो ग्रीन थे, ठीक है। ना ही उनको ऑक्सीजन की नीड थी और ना ही वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, कुछ नहीं था। तो दिस इज परफेक्ट। सेकंड, द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब जब भी पहला ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आया, पहला ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बना सकता था खुद का, वेयर केमो ऑटोट्रॉफ। तो ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि पहले केमो ऑटोट्रॉफ आए, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ आए। तो ये बिल्कुल सही है, वो केमो ऑटोट्रॉफ्स होते थे। और ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि वो केमो ऑटोट्रॉफ थे, वो भी बेटा ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते थे, ठीक है। सो ये रहा बेटा, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट है और करेक्ट है। इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। नाउ इस क्वेश्चन से आपका जो भी है मतलब दिमाग क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले कौन आया, ठीक है। पहले फोटोसिंथेटिक एरोबिक ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं, ये क्लियर कर लो पहले, ठीक है। नाउ एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ, देखो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्यों आते होंगे, किसका रिजल्ट है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स? तो ऑब्वियसली बेटा दो ही प्रकार की इवोल्यूशन के बारे में हमने बात की, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बेटा एनालॉगस स्ट्रक्चर आते हैं। नाउ फोर लिम्स ऑफ अ कैट। नाउ ये देखो फिर से वही है, मतलब यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन इवोल्यूशन चैप्टर में एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन वाले देखोगे। तो फोर लिम्स ऑफ कैट, लिजर्ड का फोर लिम्ब यूज्ड इन वॉकिंग, ओके। Four limbs of a whale used in swimming, and the forelimb of the bats used in flying are an example of। अभी देखो सभी का फोर लिम्स है और फंक्शन अलग अलग है, तो किस चीज का एग्जांपल है भाई ये? ऑब्वियसली नाउ दिस इज वेरी है ना थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या आप इसका जवाब दोगे।
तो ऑब्वियसली ये आसान सा जवाब है कि ये सर होमोलॉगस ऑर्गन्स है जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये जो है ना वो एडाप्टिव रेडिएशंस का भी एग्जांपल है। मतलब एक ही स्ट्रक्चर है जिसने अलग अलग फंक्शंस के लिए मॉडिफाई कर लिया खुद को। तो ऑल्दो हम लोग इसको आंसर देते समय एडाप्टिव रेडिएशन चुन सकते हैं, बट उन्होंने ये पूछा है कि जब हम लोग सिर्फ एक ऑर्गन को लेके बात कर रहे हैं तो, है ना, तब हम लोग सिर्फ होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में, बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द फोर लिम्ब। अगर पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करते, टोटल ऑर्गेनिज्म जो बना है, ऑब्वियसली बेटा तब हम उसे कंसिडर करते एज ए एडाप्टिव रेडिएशन। कितने लोगों को समझ में आया क्या बोला मैंने? आपको समझ में आया? मैंने एडाप्टिव रेडी क्या सर ये एडाप्टिव रेडिएशन का बिल्कुल है यार, ये एक एग्जांपल है एडाप्टिव रेडिएशन का, बट वेयर वी आर ओनली आस्किंग अबाउट ए फोर लिम्स ऑफ कैट, फोर लिम्स ऑफ व्हेल, फोर लिम्स ऑफ बैट्स, ऐसे पूछ रहे हैं तो हम लोग डेफिनेटली बेटा would select this option, homologous organs is our answer. Next, which one of the following or the analogous structure? जैसे मैंने कहा आपको, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, इवोल्यूशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन को सही ढंग से पढ़ो, कम से कम जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना। ये हर साल का ड्रामा है, हर साल ये पूछ लेते हैं, ठीक है। सो विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, बेटा बताओ कौन एनालॉगस होगा? Wings of bat and wings of pigeon, gills of prawn and lungs of man, thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita, flippers of dolphin and legs of the horse. Now, what should be your answer? मतलब बाकी तीन यहाँ पे जो दिए हैं वो होमोलॉगस है, वो पूछ रहे हैं आपको एनालॉगस कौन सा है बताओ। तो देखो विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, सर सी। हाँ ये तो नहीं है यार, क्योंकि देखो ये दोनों का एक ही फंक्शन है, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, और वो फोर लिम्ब से ही मॉडिफाई हुए हैं दोनों के ही, तो फंक्शन भी सेम है, ओरिजिन भी सेम है, यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। अब यहाँ पे बी और डी के बारे में देखो, डी फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स, तो ये नहीं है, बिल्कुल होमोलॉगस जैसा लग रहा है ना, ठीक है। तो आपको तो पता है कि एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है, जो सेम फंक्शन करते हैं बट ओरिजिन उनका अलग अलग है। जैसे थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये तो बेटा हमारी एनसीईआरटी खुद लिख रही है होमोलॉगस ऑर्गन्स है ना, ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग है, तो ये है बी। गिल्स ऑफ प्रॉन्स एंड लंग्स ऑफ मैन फंक्शन द सेम थिंग, दैट इज रेस्पिरेशन, हेलो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। बट अगर आप उनका स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल देखोगे, ओरिजिन और स्ट्रक्चर, तो दैट इज डेफिनेटली डिफरेंट, है ना। सो आंसर इज बी। क्लियर है क्या? एनीवे, आते हैं आगे, द आई ऑफ द ऑक्टोपस। अब ये भी क्वेश्चन है, द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड द आई ऑफ द कैट show the different patterns of structure. अब देखो फंक्शन तो एक ही है, yet they perform the similar function. So this is an example of, बताओ ये किस चीज का एग्जाम्पल है? eye of the octopus and eye of the cat, function same, structure different. तो ऑब्वियसली बेटा होमोलॉगस होमोलॉगस डिलीट हो गया, बचा एनालॉगस एनालॉगस। तो एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो बेटा हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉगस ऑर्गन्स को मानते हैं, सो डन, द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स विद अ डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व similar phenotypic adaptations in a response to a common environmental challenge is called। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये कहा था
है ना। आपको अगर देखने को मिलेगा कि अगर एडाप्टिव रेडिएशन हुए भी है, दो अलग अलग पॉइंट से अगर शुरू भी हुआ है, बट अगर वो मर्ज होकर के आकर के बेटा एक ही फंक्शन में आ गए हैं, एक जैसा ही फंक्शन कर रहे हैं, एक जैसे ही बन गए हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये एक एडाप्टिव रेडिएशन है, बट दो सोर्सेस से आया हुआ है। ठीक है, ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी आपको। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने, है ना, मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल जो मैमल्स है उनके बीच का एग्जाम्पल हमने लिया था। तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते बच्चों? वो कन्वर्जन। रिप्रेजेंट करते कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। ठीक है, अब ये साफ साफ बेटा स्टेटमेंट ही दिया है हमारी एनसीईआरटी में, उसको पढ़ोगे तो वो स्टेटमेंट आपको क्लियरली दिखाई देता है। नाउ वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज within the population can occur by chance rather than by natural selection. This is referred to as, जब भी बेटा बाय चांस ये वर्ड आएगा, बाय एक्सीडेंट, मैंने एक एग्जांपल दिया था एलिफेंट का, हेलो, एग्जांपल दिया था ना एलिफेंट का। यस सर। ठीक है, तो एलिफेंट का एक एग्जांपल दिया था, उसमें ये मैंने बताया था कि पॉपुलेशन कैन ऑकर बाय चांस। अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक लोड क्या है? देखो जेनेटिक लोड होता है, जैसे कि देखो हम लोग बात करते हैं कोई डिसीज वाला एलील है, अब वो रेसेसिव है ठीक है, बट हो ना हो पॉपुलेशन में मान लेते हैं बेटा 0.3 इतनी फ्रीक्वेंसी अगर उस रेसेसिव एलील की है, मान लेते हैं ये डिसीज वाला है। अब कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसका होना ही बेटा एक जेनेटिक लोड है। इट्स अ जेनेटिक लोड बिकॉज इट एक्सिस्ट, और वो कभी भी एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, और वो कभी भी ऐसा कर सकता है कि जो भी पॉपुलेशन है उसको, है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है उसको अल्टर कर सकता है। सो दैट इज अ जेनेटिक लोड। हेलो, इज इट क्लियर? ये देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ये क्या होता है? रैंडम मेटिंग। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। रैंडम मेटिंग को समझने के लिए हम लोग देखो बात करते हैं, चलो ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, तो ह्यूमन से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, अभी देखो मैरिजेस आर मेड, ठीक है, मैरिजेस आर मेड। इसमें क्या होता है कि हम लोग ह्यूमंस जो है वो असॉर्टिव मेटिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी असॉर्टिव क्या है? असॉर्टिव का मतलब ये है बच्चों, बिल्कुल सिंपली, कि अच्छा हाँ ये डॉक्टर है तो डॉक्टर ही ढूंढेगा, ये इंजीनियर है तो इंजीनियर ही ढूंढेगा, ये है ना हाइटेड है तो इसको भी हाइटेड ही वाइफ चाहिए, है ना। इस तरह से हम लोग कपल्स जब बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे कपल्स बनाते हैं जो कि लाइक माइंडेड हो, लाइक प्रोफेशन हो, लाइक बॉडी फीचर्स वाले हो। सो हेलो, सो वी सिलेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं असॉर्टिव मेटिंग। इसका मतलब है इट्स ए नॉन रैंडम मेटिंग, इट्स नॉट रैंडम मेटिंग। हेलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं नॉन रैंडम मेटिंग, और इसको बोलते हैं असॉर्टिव, मतलब हम असॉर्ट कर लेते हैं, है ना। जो भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस अवेलेबल है उनमें से जो बेस्ट सुटेबल पार्टनर है उसको चुना जाता है फॉर मेटिंग इन एनी स्पीसीज, either it is insect or animal or even plant. Hello, yes, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी मुद्दी बात आती है कि अगर हम असॉर्टिव मेटिंग को बढ़ावा देते हैं तो होगा क्या? असॉर्टिव मेटिंग हुआ कि अरे हाँ मतलब मेरे जैसा ही चाहिए, मेरी जात का ही चाहिए, इधर का ही चाहिए, उधर का, इसकी वजह से होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है। हेलो, है ना। मतलब ऑब्वियसली अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली गई तो रेसेसिव कैरेक्टर ज्यादा पनपेंगे। जेनेटिक लोड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इनको ज्यादा चांस मिलेगा, क्योंकि होमोजाइगोसिटी जैसे जैसे आती है तो रेसेसिव कैरेक्टर उभर करके आते हैं। मैंने आपको ये समझाया था जेनेटिक्स में। तो देखो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बेटा जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज है वो बदलती है, वो चेंज होती है। जो आपका हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो रहेगा नहीं,
बट अगर रैंडम मीटिंग हो तो रैंडम मीटिंग में हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है, ठीक है, और द पीपल्स आर नॉट सिलेक्टिंग, द स्पीसीज इज नॉट सिलेक्टिंग कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ठीक है। द मीटिंग्स आर हैपनिंग इन वेरी नेचुरल मैनर, हेलो, इट इज हैपनिंग इन नेचुरल मैनर, सो दैट द रैंडम मीटिंग इज एसेंशियल, ठीक है, फॉर व्हाट वी कैन से टू मेंटेन द जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हार्डिवियन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द डार्विन के भाई साहब के हिसाब से द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्यों हुआ होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्यों हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द डार्विन। तो डार्विन के हिसाब से इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब कि एक स्पीसीज में ही जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत इंटेंस होता है, ज्यादा, क्योंकि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, उनके जो कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, मतलब कम्युनिटी बहुत ज्यादा होती है, वो एक ही चीज के लिए संघर्ष करते हैं, और इसीलिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो ज्यादा बेटा फेवरेबल वेरिएशंस को, है ना, बढ़ावा देती है, बराबर। ऑब्वियसली इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी अफेक्ट करेगा, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ कॉम्पीट कर रहा है, दैट आल्सो इम्पैक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यहाँ पे नोटिस करना क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का मतलब भी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ही होता है, मतलब एक जैसे, एक है ना, दो अलग स्पीसीज के बीच में ही हो रहा है, चाहे कितना भी क्लोजली रिलेटेड हो स्पीसीज, है ना, तब भी बेटा इंटर स्पेसिफिक ही तो हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे ही है, ए और बी। रिड्यूस्ड फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीसीज, रिड्यूस्ड फीडिंग एफिशिएंसी क्या होता है भाई, ठीक है, कोई एक स्पीसीज को कम खाना मिल रहा है, तो तब भी बेटा ये फैक्टर कैसा है, ये इंटरस्पेसिफिक ही तो है, मतलब हम दो अलग अलग स्पीसीज के बारे में जब भी कंपेयर करेंगे, जब भी हम बात करेंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, हेलो, है ना। तो जो पहला ऑप्शन दिया है ना ए, फिर वैसा ही बी है, वैसा ही सी है, तो डी इज मोर इंटेंस, है ना। अभी जो नीट की एग्जाम हो रही है, जेई की एग्जाम हो रही है, उसमें ह्यूमंस ही बैठते हैं ओनली, है ना, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है भाई, है ना, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, क्लियर है, क्लियर है क्या। नाउ अब थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज, रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज in allele frequencies that occurs by chance, word मिला क्या, मैंने उसी दिन बताया था जिस दिन मैंने लिखा था by chance ऐसा दिखे in all populations and especially in small populations, तो मैंने उस दिन बताया था ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है बच्चों, छोटे पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि वहां पे कम एलील है, तो बेटा अगर जाना ही है तो तुरंत बेटा खत्म हो जाएंगे सारे, तो स्मॉल पॉपुलेशन उसको हम क्या कहते हैं, तो अगेन द आंसर इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये हमारा आंसर है। आगे, द फिंच स्पीसीज ऑफ द गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिंच फूड, तो वो क्या नहीं खाते थे, ठीक है, क्या वो सीड्स को नहीं खाते थे, क्या वो इंसेक्ट्स को नहीं खाते थे, क्या वो ट्री के बर्ड्स को नहीं खाते थे, कि क्या वो कैरी ऑन नहीं खाते थे, ये कैरी ऑन क्या चीज होती है, हेलो, कैराकस, कैराकस, देखो ये जो होता है जैसे गिद्ध होता है, गिद्ध वल्चर जिनको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या खाते हैं, दे आर द कैरी ऑन फीडर्स, कैरी ऑन फीडर्स मतलब कैराकेचर, मतलब जो भी डेड बॉडीज होती है ना उनको भी बेटा वो कंज्यूम करते हैं, बराबर, हेलो,
तो ये जो फिंचेस है ना, ये मॉडिफाई हुए हैं टू फॉर द सीड्स, फॉर द इंसेक्ट्स, फॉर द ट्री बर्ड्स, बट दे नेवर मॉडिफाइड फॉर दिस वन। हेलो, कैरी ऑन के लिए। सो दैट इज व्हाट योर आंसर। नेक्स्ट वन। अभी इसमें अगर आप कैरी ऑन नहीं भी जानते हो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको हाँ सीड, इंसेक्ट, ट्री बर्ड खाने वाले बर्ड्स तो थे ही वहां पे, है ना, अलग अलग प्रकार के बीक्स तो बनी थी। Evolution of different species in a given area, starting from a point and spreading to the other geographical areas, is known as evolution of different species। अलग अलग species, ठीक है, उनका एक जगह से कार्यक्रम शुरू हुआ, है ना, वो दूसरी अलग अलग जगह पे फैल गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली बेटा इसको हम लोग, है ना, क्या कहते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, अफ्रीका में ह्यूमन बींग्स का चक्कर में बना, तो फिर उधर चले गए यूरोप में, फिर एशिया में, फिर चाइना में, फिर जावा सुमात्रा आइलैंड के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चले गए, चले घूमते फिरते। बट जैसे जैसे वो जगह बदलते चले जाते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर वैसे ही एडेप्टेशंस भी आते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि यस ऑब्वियसली इट रिजल्ट्स इन द, ये पूरा ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में है, उसको पढ़ो, you will find these statements। hello, next, which of the following, ये last question लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। which one of the following options gives one correct example each of the convergent evolution and divergent evolution? मतलब एक्चुअली होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। कन्वर्जेंट मतलब ऑब्वियसली एनालॉगस ऑर्गन, और डाइवर्जेंट मतलब होमोलॉगस ऑर्गन हमें ढूंढना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, और उन्हें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स करेक्ट एग्जांपल। तो करेक्ट एग्जांपल किसका है भाई, बताओ, टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्वियसली देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में डेफिनेटली हम लोग बात करते हैं एक ही फंक्शन हो, अलग अलग स्ट्रक्चर हो, दैट इज एनालॉगस। एनालॉगस मुझे कौन दिखाई दे रहा है? थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ, ये तो होमोलॉगस है, तो ये तो नहीं गया ये। बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ओ बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो यार देखो वर्टिब्रेट्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वर्टिब्रल कॉलम वाले में, सब में बेटा बोन्स ऑफ फोरलिम्स जो है वो एक जैसे हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, सो दिस इज होमोलॉगस। थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, अगेन इट्स गॉन, तो यही है आंसर, और क्या? This is only example, eyes of the octopus and mammals performing the same function, but their origin is different। Hello, है ना? Then divergent bones of the forelimbs, obviously बेटा ये homologous organ का example। So our answer is A। That's it। Our answer is A। तो ये है बेटा कुछ questions, ठीक है। So obviously आप क्या करो, एनसीईआरटी में से ये चैप्टर पढ़ के आ जाओ, है ना, जैसे कि आज भी हो वैसे चुप ही बैठे रहना, बट सुनो प्रॉपरली, लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जैसे अभी, है ना, अब बस उसको क्वेश्चन को अगर आप समझ गए, मेरा पर्पज ही वही है कि आपका मैक्सिमम स्कोर आ जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आया खत्म करो उसको प्रॉपरली, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आज बेटा हम लोग यहीं रोकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है? उसी दिन हम लोग, शायद कल ही है, मे बी कल ही है क्या? तो कल है तो कल थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ, हो सके पॉसिबल तो। आई कैन नॉट प्रेशराइज यू पीपल, यू नो, पहले आपको बड़ा बड़ा बर्डन है, कोविड है, ये क्या क्या करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। आई डोंट वांट टू प्रेशराइज यू, बट हैप्पी रहो, खुश रहो, इतने खुश रहो कि ब्रेन ज्यादा काम करे है ना। किससे ज्यादा काम करे? क्रो मैग्नॉन मैन से भी ज्यादा काम करे। 1650, वाह कितना होता है यार, इतना मतलब हेवी ब्रेन हो गया। सो एनीवे, सो इसको प्रॉपरली यूज करो, बढ़िया ब्रेन कैपेसिटी सबके पास में है, जस्ट यूज इट, बिलीव योरसेल्फ, यू आर द होमो सैपियंस सैपियंस, है ना। You won the battle with the Neanderthals, you killed them, even you surpassed the Cro-Magnon, which is more intelligent than you, मतलब उसका ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा था। तो नीट एग्जाम तो कुछ है नहीं नहीं कुछ नहीं है,
बट आपको ये हमेशा याद रखना है, द इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज मोर इंटेंस। हेलो, है ना? इसीलिए है ना, आपके जैसे ही होमोसैपियंस बेटा एग्जाम देने वाले दूसरे भी। इसी साल नीट में लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर किया है उन्होंने, है ना? इतने। थोड़ा सा पेपर लेंदी था, फिजिक्स का पेपर लेंदी था, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखो। बायोलॉजी का यू ही है ना, हर साल का वही नाटक है, जैसे पेपर देके आते हैं बच्चा इजी था पर बाद में धीरे धीरे पता चलता है ये वाला इजी क्वेश्चन मुश्किल था, है ना? क्योंकि उनको लगा इजी था बट वैसा नहीं था। सो जस्ट थोड़ा सा मिसजज कर जाते हैं। तो बिल्कुल भी ये इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप कभी भी कोई भी चीज मिसजज मत कर जाना, ठीक है? मतलब आता है ना, आपको आता है तो थोड़ा सा प्रॉपर जज करो। सो स्टिक टू द एनसीईआरटी। यहाँ पे भी फिर से देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ऑल ऑफ एक्चुअली केम फ्रॉम द एनसीईआरटी, कहीं बाहर से कुछ नहीं पूछ रहे हो, तो उसको थोड़ा घुमा फिरा रहे हैं, इतना ही है ना, और क्या है? तो बी रेडी फॉर इट। हेलो, है ना? और इट्स टेक इट इजी, बहुत आसान है, कोई, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप स्कोर कर सकते हो। तो लेट्स यहाँ से बेटा हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट फ्रॉम द 15th क्वेश्चन, है ना? रीड करके आओ, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।